हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक में हमने विश्व की जनजातियों का अध्ययन किया है। इसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनजातियों को पढ़ चुके हैं। इनमें आपकी एक्समो है, बुशमैन हैं, पिग्मी हैं, खिरगीज है, इन जनजातियों को हमने पढ़ा है। और उसके बाद में हम लोग भारत की जनजातियों को पढ़ रहे हैं। भारत की जनजातियों की बात करेंगे तो इसमें भील जनजाति, इसमें संथाल जनजाति, इसमें गौड़ जनजाति और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुज्जर जनजाति के बारे में। गुज्जर जनजाति, जैसे कि हम लोग नाम से ही पता चल रहा है कि गुज्जर जनजाति वह जनजाति है जो कि भारत के हिमालय के पश्चिमी भागों में निवास करती है। यह जो जनजाति है मुख्य रूप से मध्य एशिया से मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि यह कालाहारी और कैस्पियन सागर के निकट पहले ये निवास करती थी। बाद में यह माइग्रेट होकर के या स्थानांतरण होकर के भारत में आई है और यहाँ पे रहने लगी है। तो इस जनजाति का अगर हम लोग अध्ययन करें तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थिति और विस्तार के बारे में। स्थिति विस्तार की हम लोग बात करें तो ये पश्चिमी हिमालय मतलब होता है कि हिमालय का वह भाग जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख क्षेत्र इत्यादि में पड़ता है। यहाँ पर यह जनजाति निवास करती है। इस जनजाति का जो क्षेत्र है वो बर्फीला क्षेत्र है, या हम कह सकते हैं कि यह क्षेत्र वह है जहाँ लगभग 6 महीने बर्फबारी होती है और 6 महीने मौसम शुष्क या सुहावना रहता है। तो ये जो जनजाति है जो कि मध्य एशिया से आई है, यहाँ पर ये स्थानांतरण रूप में रहती है। स्थानांतरण मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना या ऋतु परिवर्तन के हिसाब से स्थानांतरण करना। अगर हम लोग इस गुज्जर जनजाति के क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ का जो मौसम है वो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ का जो प्रभाव है वो उत्तर भारत में पूरे में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो बर्फबारी होती है वो पश्चिमी विक्षोभ, जिसको वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं, जो कि भूमध्य सागर से आने वाली हवाएं होती हैं। और ये भूमध्य सागर की ओर से और इराक, ईरान, पाकिस्तान होते हुए जो हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं वे कैस्पियन सागर और काला सागर से कुछ आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं और भारत में आकर के वर्षा करती हैं। लेकिन इनका जो क्षेत्र है वहाँ पर जब ये हवाएं आती हैं तो वहाँ बर्फबारी करती हैं। तो ये पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ हिमपात अधिक होता है। यही कारण है कि यह जो जनजाति है वह स्थानांतरण करती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट होती है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पशुपालन के बारे में। पशुपालन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो जनजाति है वो अलग अलग रूप से 3 प्रकार के चारागाह क्षेत्रों में रहती है। चारागाह क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ पर ये अपने पशुओं को चराते हैं, लेकिन इनकी जो चारागाह होते हैं वे प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक का मतलब होता है कि मौसम के अनुसार ही स्थानांतरण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जो पशुपालन जो प्राकृतिक चारा करते हैं ये 3 प्रकार के इनके चारागाह क्षेत्र कहलाते हैं।
गर्मियों में ये लोग पहाड़ों के ऊपरी भाग पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियों में तापमान अधिक होने के कारण बर्फ़ पिघल जाती है और वहाँ घास उगाती है, इसलिए ये क्या करते हैं, अपने पशुओं को लेकर के पहाड़ों के ऊपरी भाग पर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही बसंतकालीन मौसम प्रभाव के बाद में जैसे ही थोड़ी थोड़ी सर्दियां आने लगती हैं और ऊपर ठंड बढ़ जाती है, ये लोग बीच में मध्यकालीन पर्वतीय क्षेत्रों में आ जाते हैं और यहाँ पर रहते हैं। लेकिन सर्दियाँ नवंबर दिसंबर आते आते जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो ये मुख्य रूप से घाटी में चले आते हैं और यहाँ पर रहते हैं। इसके बाद में फिर घाटी से यहाँ जनवरी फरवरी तक रहते हैं, फिर मार्च तक, फिर यहाँ पे ये बसंत काल में मध्य पर्वतीय भाग में आ जाते हैं और फिर अप्रैल मई जून तक ये ऊपरी भाग में चले जाते हैं। तो इनका ये स्थानांतरण है वह ऋतु के अनुसार ये परिवर्तित होता रहता है। गर्मियों में यहाँ ऊपरी भाग पर और सर्दियों में ये घाटियों में निवास करते हैं। ये अधिकांशतः 2800 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। गुज्जर जो जनजाति होती है, गुज्जर जो ट्राइब होती है, वो 2800 मीटर की अधिक ऊंचाई पर ये लोग निवास करते हैं और ये इन क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जनजातियाँ भौगोलिक आधार पर कई प्रकार की होती हैं। एक तो वे होती हैं जो ठंडे प्रदेशों में निवास करती हैं, जैसे एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति ठंडे प्रदेशों में निवास करती है और इसके अलावा समोड है, ये ठंडे प्रदेशों में या बर्फ़ में रहने वाली जनजातियां हैं। एक होती हैं गर्म प्रदेशों में या शुष्क प्रदेशों में रहने वाली जनजातियां, जैसे कि कालाहारी का मरुस्थल में मिलने वाली या बुशमैन को हम लोग जानते हैं, वो मरुस्थलीय भाग में रहती है। एक होती हैं मैदानी भाग में या घास के क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियाँ, जैसे कि ख्रगी जनजाति। ख्रगी जो जनजाति है वह जनजाति मैदानी भागों में रहती है। इसका एक होती है आर्द्र जलवायु में रहने वाली जनजाति, जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो है पिग्मी। पिग्मी जो कि कांगो बेसिन में पाई जाती है, अफ्रीका में भूमध्य रेखा के पास में। तो ऐसे ही कुछ जनजातियाँ ठंडे प्रदेशों में रहती हैं, कुछ मैदानों में रहती हैं, कुछ मरुस्थलों में रहती हैं, कुछ भूमध्य रेखा के निकट आर्द्र प्रदेशों में रहती हैं, तो कुछ जनजातियाँ पर्वतीय भागों के दुर्गम जो क्षेत्र होते हैं, दुर्गम क्षेत्र होते हैं पहाड़ियों के, वहाँ भी निवास करती हैं। उनमें से ही एक है गुज्जर जनजाति, जो कि दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। इसमें हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। गुज्जर जो जनजाति होती है उनकी अर्थव्यवस्था कोई प्रमुख उद्योग धंधा नहीं है। इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण रूप से पशुचारण पर ही निर्भर है, या कहीं कहीं ये लोग झूमिंग कृषि भी करने लगे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में इनका मुख्य काम है पशुचारण, और ये पशुचारण में ये स्थानांतरण पशुचारण करते हैं। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं। तो ये पशुपालक होते हैं जो कि पशुचारण का काम करते हैं। दूसरा इनका काम होता है लकड़ी संग्रहण करना, या पहाड़ी भागों पे जो कंदमूल फल होते हैं उनको भी ये लोग इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये लकड़ी संग्रह का कार्य भी ये लोग करते हैं। इसी में आप लोग देखेंगे आखिट कहते हैं शिकार करना। हालांकि सरकार के द्वारा वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत शिकार करना कानूनी अपराध होता है, इस पर रोक लगी है। तो लेकिन फिर भी ये छोटे रूप में आखिट का कार्य कर लेते हैं। अगला इसी में है झूमिंग कृषि, जिसको हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ये जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है या स्थानांतरित कृषि जो होती है, झूमिंग कृषि, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो झूमिंग कृषि है वो जंगलों में अधिकांशतः आदिवासी लोगों के द्वारा की जाती है। इसको आदिम कृषि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और आदिम जो कृषि होती है इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि पेड़ों को काट लेते हैं, और ये जो प्रक्रिया है वो अप्रैल के महीने में करते हैं। तो पहले पेड़ों को काट लेते हैं, फिर टेम्परेचर ज़्यादा होने से वहाँ पे पेड़ सूख जाते हैं, फिर उनमें आग लगा देते हैं, राख बन जाती है। और जून में या जुलाई में जब वर्षा होती है तो वह राख मिट्टी मिल जाती है, और मिट्टी में जब राख मिल जाती है तो मिट्टी की उर्वरकता या फर्टिलाइज़र मिट्टी में बढ़ जाता है और वहाँ पे कृषि होने लगती है। लेकिन यह कृषि
केवल 3 और 4 वर्ष तक ही होती है, क्योंकि उसके बाद में वहाँ पे जो मिट्टी में मिलने वाली उर्वरकता होती है या फर्टिलाइज़र होता है वो कम हो जाता है और ये लोग एक नए स्थान पे चले जाते हैं। तो यही कारण है कि झूमिंग कृषि एक स्थान पर होती है, फिर वहाँ से दूसरे स्थान पे कुछ समय बाद करनी पड़ती है, तो इसका स्थानांतरण होता रहता है, इसीलिए इसको स्थानांतरण कृषि के नाम से जानते हैं। इस झूमिंग कृषि के भारत में भी कई नाम हैं और इनमें इसको लेप्चा है, दजिया है, दीपा है, मध्य प्रदेश में इसको दीपा कहते हैं, और भील जनजाति होती हैं वो लेप्चा कृषि इसको कहते हैं। तो अलग अलग ये नाम से जानी जाती है, जो कि गुज्जर जनजाति के द्वारा भी की जाती है। इसी में हम लोग बात करेंगे सामाजिक स्तर के बारे में। तो इनका जो समाज है वो संयुक्त परिवार के रूप में रहता है, इनका जो घर है, फैमिली है, वो एक संयुक्त समाज के रूप में रहता है। और इनके यहाँ जो घर का जो मुखिया होता है वो पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण पिता होता है, और ये लोग परिवार को डेरा कहते हैं। परिवार को क्या कहते हैं? डेरा। और एक डेरा में 5 से 6 लोग होते हैं, और जब किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है तो शादी के बाद में वह व्यक्ति अपना खुद का डेरा बना सकता है, यानी खुद एक अपनी अलग फैमिली बना सकता है या परिवार से अलग हो सकता है। तो ये लोग डेरा के रूप में भी रहते हैं, जिसमें 5 से 6 सदस्य होते हैं। ये लोग घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोग पशुचारण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होते रहते हैं। तो जब ये एक स्थान दूसरे स्थान पर जब जाते हैं ये पशुओं को लेकर के, तो 1 से 10 से 130 व्यक्ति तक एक ग्रुप में या दल में होते हैं। तो ये 110 से 130 व्यक्ति तक एक दल में रहते हैं, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। अब ये जो गुज्जर जाति के लोग होते हैं, जनजाति के लोग होते हैं, ये एक दल के रूप में रहते हैं, और इनका जो प्रमुख त्यौहार होता है उसे बैसाखी कहते हैं। बैसाखी उत्सव ये बैसाख के महीने में मनाया जाता है, और क्योंकि उस समय जो फसलें जो खेतों में लहराने लगती हैं, कटने लगती हैं, तो उसी के आधार पर ये बैसाखी उत्सव को मनाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आधुनिक समाज के बारे में। तो हालांकि अब तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है, लेकिन पहले क्या था कि एक विशेष राज्य का जो दर्जा प्राप्त था, तो वहाँ की जो सरकारें होती थीं वो इनको विशेष रूप से कुछ ना कुछ सरकारी जो सुविधाएं होती थी वो दिलवाती थी। हालांकि आज भी इन लोगों को सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर राज्य में से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जिसमें एक लद्दाख है और एक जम्मू कश्मीर है। तो इन दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों में जहाँ पर गुज्जर जनजाति निवास करती हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनसे इनका विकास हो सके। और इन योजनाओं में पर्वतीय जनजाति विकास कार्यक्रम मुख्य रूप से चलाया जा रहा है, और अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम यहाँ चलाया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे कैसे विकास हो सकता है यहाँ चलाया जा रहा है। चिकित्सा का, यातायात का, तो सभी रूप से यहाँ पर सरकार के द्वारा जितनी भी योजना चलाई जा सकती हैं वो सारी की सारी योजनाएं यहाँ पर चलाई जा रही हैं। सरकार के द्वारा यह प्राय देखा जा रहा है कि इन क्षेत्रों में जो विकास किया जा रहा है, अब ये जो गुज्जर जनजाति के लोग हैं वो धीरे धीरे शिक्षित होते जा रहे हैं, और सरकार की जो सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं का सभी का इनको फ़ायदा हो रहा है, और धीरे धीरे एक आम इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे हैं। पहले जहाँ ये झूमिंग कृषि करते थे, अब वो धीरे धीरे स्थायी कृषि भी करने लगे हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक गुज्जर जनजाति, और कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।